हे गाइस, अगर आप $1 की वैल्यू रुपीस में चेक करते हो तो यह आपको 75 रुपए के लगभग मिलती है। पर ऐसा क्यों है कि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है तथा रुपीस की वैल्यू कम? क्योंकि है तो दोनों कागज के ही। इवन आज किसी भी तरह का बिजनेस, ट्रेड या सर्विसेज की वैल्यू डॉलर में ही व्यक्त की जाती है। लगभग हर कंट्री अपनी जीडीपी को डॉलर में व्यक्त करती है। इवन हर कंट्री डॉलर का एक रिजर्व बनाकर रखती है। पर आखिर ऐसा सिस्टम जिसमें डॉलर इतना डोमिनेटेड है, की शुरुआत हुई कैसे? डॉलर कैसे एक देश की करेंसी से आगे बढ़कर आज ग्लोबल करेंसी बन गया? इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज भी डॉलर रिजर्व करेंसी क्यों है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि इस रिजर्व करेंसी के टैग मिलने से क्या क्या फायदे व नुकसान होते हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अब देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने समय से ही व्यापार मनुष्य के इनकम का महत्वपूर्ण साधन रहा है। शुरुआत में दो व्यक्तियों या दो देशों के बीच जब व्यापार होता था तब यह कमोडिटीज के एक्सचेंज पर होता था। मतलब कि अगर आप मुझे कुछ खाद्य सामग्री दोगे तब मैं बदले में आपको आपकी रिक्वायरमेंट वाली सामग्री दूंगा, और ऐसे व्यापार चलता रहता था। पर कई बार ऐसे ही कमोडिटी एक्सचेंज की वजह से व्यापार विवाद भी हो जाता था कि मान लो कि किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को या किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री को एक्सचेंज में खराब कमोडिटी दे दी। सो ऐसे विवादों से बचने के लिए व्यापार करने का नया माध्यम गोल्ड यानी सोना बन गया। चूंकि सोना शुरुआत से ही रेयर और मल्टीपर्पज यूज्ड मेटल थी, इवन इसी के लिए पुराने समय में युद्ध व लूटपाट आम बात हुआ करती थी, और धीरे धीरे सोना वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड व्यापार का माध्यम बन गया। पर जैसे जैसे कंट्रीज शेप लेना शुरू हुई और धीरे धीरे गवर्नमेंट फॉर्मेशंस होने लगी, तब गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने गोल्ड जैसी प्रीशियस मेटल को अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर दिया तथा गवर्नमेंट्स कागज की करेंसी नोट्स प्रिंट करके उसे लोगों को देने लगी। उस समय किसी देश की करेंसी की वैल्यूएशन उसके गोल्ड रिजर्व तथा उसके ट्रेडिंग व एक्सपोर्ट पावर से होती थी। पर जब गवर्नमेंट्स अपने खर्च तथा पब्लिक एक्सपेंडिचर को कवर नहीं कर पाती थी तब वह और ज्यादा करेंसी नोट्स छापती थी, जिससे करेंसी का डिवैल्यूएशन होता था। मतलब मार्केट में उसकी कीमत घट जाती थी, जिससे लोगों को या उन देशों को जो उस करेंसी से बिजनेस करते थे या एक्सचेंज करते थे उन्हें घाटा होता था, और फिर से इसकी क्रेडिबिलिटी घटने लगी। और जैसे जैसे पेपर करेंसी की क्रेडिबिलिटी घटने लगी वैसे वैसे फिर से गोल्ड व्यापार का मुख्य माध्यम बनने लगा। इस तरह गोल्ड की ग्लोबल बिजनेस में बढ़ती चमक तथा कागज के नोट्स की धुंधली होती इमेज को बैलेंस करने के लिए इंग्लैंड ने सन 1821 में गोल्ड स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट को अपनाया। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब कि किसी देश की करेंसी की वैल्यूएशन गोल्ड में होती है। इसमें इंग्लैंड ने यह ऑफर दिया कि उसके पेपर करेंसी को गोल्ड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब कुछ पाउंड स्टर्लिंग सोने के कुछ ग्राम के बराबर होंगे। पर आप सोचोगे कि इंग्लैंड के पास इतना सोना आया कहां से? वो एक्चुअली ये सारा सोना अपनी औपनिवेशिक नीतियों से भारत तथा अन्य देशों से लूट कर लाए थे, तथा इंग्लैंड में हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इंग्लैंड उस समय हाई अमाउंट में चीजों का एक्सपोर्ट करता था, और उस समय इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल थी, और इससे धीरे धीरे ग्लोबल बिजनेस में गोल्ड की जगह ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ने लेना शुरू कर दिया। इवन ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, रशिया ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया और अपने अपने लहजे से रिजर्व करेंसी बनने का प्रयास किया। 19वीं सदी में प्रवेश करते करते अमेरिका में तेजी से बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन और वहां का प्रॉस्परस एग्रीकल्चर से अमेरिका की जीडीपी ब्रिटेन की जीडीपी के लगभग बराबर पहुंच चुकी थी, तथा अमेरिका ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की कगार पर था। उसी समय अमेरिका में करेंसी नोट्स पर गोल्ड स्टैंडर्ड अप्लाई किया गया, मतलब अमेरिकन डॉलर का एक्सचेंज गोल्ड में किया जा सकता था। पर तब तक ग्लोबल फाइनेंस मार्केट में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की धूम थी। पर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने तथा 1919 में खत्म होते होते यूरोपियन कंट्रीज में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी। इसे कंपनसेट करने के लिए
तथा फिर से डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, जर्मनी आदि ने ज्यादा करेंसी छापना शुरू कर दिया और इससे मार्केट में नोट्स की बाढ़ आ गई। और चूंकि ब्रिटेन व जर्मनी जैसी कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करती थी, मतलब नोट के बदले सोना, सो उनके एक्सचेंज करते करते इन देशों के पसीने छूट गए और उनका गोल्ड रिजर्व भी इससे धीरे धीरे खत्म होने लगा और नोटों की अधिकता से रिसेशन भी आई, जैसा कि जर्मनी के वॉरमीर प्रांत में आई थी। और इससे 1933 में ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया और फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से जर्मनी की अगुवाई का फ्रंट उसमें ज्यादा पावरफुल था और मित्र देशों पर पूरी तरह से हावी था, उस समय अमेरिका की मित्र देशों में एंट्री ने द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हैवी अमाउंट में वीपन्स, आर्टिलरी और फूड्स बेचे तथा बदले में खूब सोना कमाया और इससे अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व होल्डर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में भी उभरा। उस समय अमेरिका के सोने के रिजर्व भरे पड़े थे। जापान पर हुए परमाणु बम हमले ने अमेरिका की धमक पूरी दुनिया के हर कोने में कर दी थी। पर विश्व युद्ध से ग्लोबल बिजनेस व ट्रेडिंग खस्ताहाल हो चुका था और इसी समय 1944 में जुलाई के महीने में दुनिया भर के 44 देशों के 730 डेलीगेट्स अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में इकट्ठा हुए। इस मीटिंग का उद्देश्य दुनिया में एक बेहतर फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम क्रिएट करना, करेंसी मैनिपुलेशन को घटाना तथा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना था। इस एग्रीमेंट के मेन डिजाइनर्स ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स तथा अमेरिका के चीफ ट्रेजरी इकोनॉमिस्ट हेनरी डेक्स्टर व्हाइट थे। कीन्स चाहते थे कि दुनिया में ग्लोबल सेंट्रल बैंक बने जिसका नाम क्लियरिंग यूनियन हो तथा एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी हो जिसका नाम बैंकूर हो। पर मिस्टर व्हाइट अमेरिकन डॉलर को एक बड़ी भूमिका में देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यूएसए डॉलर को एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी प्रपोज किया तथा डॉलर की वैल्यू गोल्ड में डिनोमिनेट कर दी या सेट कर दी। मतलब उस समय 1 आउंस गोल्ड या 28 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $35 के बराबर सेट की गई और सिमिलरली हर देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर में डिसाइड की गई। अब जहां पाउंड फॉरेन एक्सचेंज व बिजनेस का मीडियम था, उसी जगह पर यूएसए का डॉलर आ गया। इस एग्रीमेंट से ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई। इसके बाद दुनिया भर की ज्यादातर करेंसी ने अपनी वैल्यू डॉलर में व्यक्त करना शुरू कर दिया तथा डॉलर में व्यापार कर करके वह अमेरिका से गोल्ड एक्सचेंज में ले लेती थी। इससे धीरे धीरे अमेरिका के गोल्ड रिजर्व भी खत्म होने लगे। इसके साथ साथ उस समय 1955 में शुरू हुए वियतनाम वॉर से भी अमेरिका को भारी भरकम पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। यही नहीं, उस समय ऑयल रिच अरब कंट्रीज ने इजराइल के विरोध में 1970 के दशक में तेल निर्यात पर अंकुश लगाना भी शुरू कर दिया था। इससे अमेरिका में ऑयल क्राइसिस भी आ गई। इवन उस समय अमेरिका की बढ़ती जनसंख्या के वेलफेयर पर भी लगातार खर्च बढ़ता जा रहा था। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए अमेरिका ने खूब नोट छापना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे डॉलर की क्रेडिबिलिटी ग्लोबल मार्केट में घटने लगी। अब यह एजम्पशन लगाया जाने लगा कि क्या अमेरिका वास्तव में इतनी ज्यादा करेंसी के बदले गोल्ड दे सकता है या नहीं। फ्रांस जैसे देश तो इस बात पर अड़ गए कि यूएस को पूरे डॉलर्स के बदले गोल्ड देना चाहिए। इससे यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड या डॉलर की फिक्स्ड वैल्यू को खत्म कर दिया। इसे निक्सन शॉक भी कहा जाता है। चूंकि यूएसए ने 1973 में टोटली गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया तथा डॉलर को फ्री फ्लक्चुएशन के लिए ओपन मार्केट में छोड़ दिया गया, फिर भी आज भी ज्यादातर देश डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी रखते हैं। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी आज सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी सर्वोत्तम है, अमेरिका के रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी वजह से कई सारी रिसेशन व फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद अमेरिकन इकोनॉमी लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। इसी वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का विश्वास अमेरिका की इकोनॉमी व इसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बरकरार है।
और इसी वजह से दुनिया भर के देशों के सेंट्रल बैंक्स डॉलर, कैश व अमेरिकन बॉन्ड्स व ट्रेजरी बिल्स खरीद कर अपने पास रखते हैं ताकि युद्ध व फाइनेंशियल क्राइसिस के हालात में वह इस लिक्विडिटी का यूज कर सके। हालांकि पिछले कुछ सालों में डॉलर के रिजर्व घटकर पूरी दुनिया में टोटल रिजर्व करेंसीज का 61% हो गए, फिर भी यह काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। वहीं यूरोपियन यूरो भी रिजर्व करेंसी की लिस्ट में शामिल है, जो कि पूरी दुनिया के रिजर्व्स का टोटल 22% है। वहीं जापानी येन 5.5% व चाइनीज युआन 2% रिजर्व का भाग है। डॉलर के रिजर्व करेंसी होने से अमेरिका को कई सारे फायदे व नुकसान भी हैं, क्योंकि डॉलर ग्लोबल बिजनेस का मीडियम है और इसका ही यूज करके अमेरिका दुनिया भर के देशों पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है और अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करता है। यही नहीं, क्योंकि ज्यादातर डॉलर अमेरिका से बाहर रिजर्व करेंसी के रूप में रहने से अमेरिका के सेंट्रल बैंक्स मन मुताबिक इंटरेस्ट रेट्स घटाते बढ़ाते रहते हैं, जिसका पालन दुनिया भर के ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स को करना पड़ता है, जिसका इफेक्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज पर भी पड़ता है। इसके साथ साथ अमेरिकन पब्लिक का कंजम्पशन काफी ज्यादा व काफी सस्ता भी होता है और वहां पर इंटरेस्ट रेट्स भी कंट्रोल में रहते हैं। हालांकि डॉलर का रेट हाई रहने से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग काफी महंगी होती है और इससे यूएसए का एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है और इसका ट्रेड डेफिसिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सो क्वेश्चन ये आता है कि क्या डॉलर रिजर्व करेंसी से हट सकता है? क्या कोई अदर करेंसी इसे रिप्लेस करती है? वेल, शायद हाँ, और इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे। अगर आपको मेरा काम व रिसर्च पसंद आता है सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो। और तब तक के लिए जय हिंद।